Hello class 10th, how are you children? I hope you have understood the last videos and the chapters also, and you are writing the notes also. Your reading is must after watching the video. आपकी reading must है. In the evening you have to read whatever I have taught. So yesterday I have told you about the different strands within the movement. Okay, the movement in the town we have studied, and today we will study the rebellion in the countryside. Okay, so that the rebellion in the countryside is in on the page number 58 या in some other books change भी हो सकता है. तो countryside में first हम पढ़ेंगे कि अवध में क्या हुआ. ठीक है, द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध. कंट्री साइड हम कह सकते हैं कि दैट विलेज एरिया, नॉट द टाउन और सिटीज एरिया. कंट्री साइड मीन्स द विलेज एरिया. तो व्हाट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द पीजेंट्स स्टार्टेड एंड टेकन पार्ट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, तो पीजेंट्स ने क्या किया, बिकॉज पीजेंट्स की ऑलवेज प्रॉब्लम होती है कि दैट दे आर गिविंग द हाई टैक्स टू द ब्रिटिशर्स बिकॉज दे वर नॉट हैविंग द गुड क्रॉप्स. ये उनकी प्रॉब्लम होती है. तो व्हाट दे हैव डन in Awadh, the peasants were led by Baba Ramchandra in Awadh against landlords and tulakdars. Landlords and tulakdars both are same. The zamindars को बोला जाता है. They have taken the taxes from the peasants, but their crops were not good, so that's why they were not able to give the tax to the landlords. तो उनके जो लीडर थे they were Baba Ramchandra. And in 1920 the कौद किसान सभा, अवध में एक किसान सभा भी खोली गई बाय जवाहरलाल नेहरू. औध किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स ऑल्सो ज्वाइंड इट्स. तो रामचंद्र के बारे में आपको पूरा पढ़ना है. दैट क्वेश्चन ऑल्सो कैन कम. ही वॉज द सन्यासी एंड हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी. फिजी इज़ द नेम ऑफ द प्लेस. वो फिजी को बिलोंग करते थे. इंडेंजर्ड लेबरर्स थे वो. एंड देन here are some people, those peasants had to do beggar and work at landlords farms. लैंडलॉर्ड्स फार्म पर जो पीजेंट्स थे हमारे स्मॉल फार्मर्स, दे वर डूइंग द वर्क ऑन लैंडलॉर्ड फार्म्स. तो हेयर द मीनिंग ऑफ द बैगर इज नॉट दैट भिकारी. द मीनिंग ऑफ बैगर मीन्स द लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. इट मीन्स जो स्मॉल फार्मर्स थे दे वर फोर्सिंगली डू द वर्क ऑन द लैंडलॉर्ड्स लैंड बट विदाउट एनी पेमेंट. क्यों? क्योंकि उनको टैक्स भरना होता था. तो उस टैक्स को भरने के लिए वो काम करते थे, बट द लैंडलॉर्ड डिड नॉट गिव एनी पेमेंट टू दैम. तो इट इज़ द मीनिंग ऑफ बैगर. तो दैट इज़ द क्वेश्चन विद द आंसर यू विल गिव आफ्टर द वीडियो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैगर. ओके, तो दैट वॉज हैपेंड इन अवध. फिर आफ्टर दैट द मूवमेंट इन ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश. अब ट्राइबल्स पीपल ने आंध्र प्रदेश के किस तरह से इस मूवमेंट में हिस्सा लिया. द ट्राइबल पीपल. तो ट्राइबल पीपल्स की क्या प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल्ड द फॉरेस्टेड एरिया. अपने रूल रेगुलेशन बना दिए थे एंड दे थ्रू अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया द ट्राइबल्स पीपल. तो ट्राइबल्स पीपल को निकाल चुके थे ब्रिटिशर्स बिकॉज दे वर टेकन द टैक्सेस फ्रॉम द ट्राइबल्स इफ दे वांटेड टू टेक द फॉरेस्ट थिंग्स. तो उनको भी टैक्स देना होता. तो दैट्स वाई इस तरह से नॉन कॉपरेट किया किन्होंने, हमारे आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स ने. तो उनके लीडर थे आलूरी सीताराम राजू. एंड इट वॉज नोन एज द गुरिल्ला वॉरफेयर. उसको गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से, गुरिल्ला मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है गोदाम हिल्स में. तो गुरिल्ला मूवमेंट ऑल्सो यू हैव टू स्टडी कि ये भी एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो अलूरी सीताराम राजू ही वॉज द लीडर ऑफ द गुरिल्ला वॉरफेयर इन द गोदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश. द रिबल अटैक्ड पुलिस स्टेशन. उन लोगों ने क्या किया, दे हैव अटैक्ड ऑन द पुलिस स्टेशंस, द ब्रिटिशर्स बिल्डिंग्स, ये सब उन्होंने किया. राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924. But they have boycotted the Britishers, they have attacked on the railways, but it was not the non-violence. जब उन्होंने अटैक किया रेलवे स्टेशन पर एंड द ब्रिटिश बिल्डिंग्स पर, तो वो वायलेंस में कन्वर्टेड हो चुका था. एंड राजू वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1924 में. उनको फांसी दे दी गई. तो इस तरह से आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स ने हिस्सा लिया. फिर हमारे स्वराज इन द प्लांटेशन. फिर आपका नेक्स्ट है स्वराज इन द प्लांटेशन. प्लांटेशन मीन्स जो प्लांटेशन में काम करते थे वर्कर्स. मतलब आपके हर एक टॉपिक में से क्वेश्चंस
पूछे जाएंगे बेटा बोर्ड एग्जाम में, तो योर ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो स्वराज इन द प्लांटेशन, अब प्लांटेशन में क्या था, प्लांटेशन मीन्स द प्लांटेशन वर्कर्स फोर्सफुली हैड टू ग्रो द इंडिको एंड दे वर नॉट एबल टू मूव आउट फ्रॉम दैट प्लांटेशन लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। उनकी परमिशन के अलावा बिना वो वहाँ से अपने घर नहीं जा सकते। तो व्हेन दे हैव लिसन कि दैट महात्मा गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड दैट। तो उन्होंने किस तरीके से हिस्सा लिया उसमें, दे वेंट फ्रॉम दैट प्लांटेशन लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड दे फ्लू अवे। दे वर थिंकिंग कि दैट महात्मा गांधी गेव दैम द फ्रीडम, कि अब महात्मा गांधी आ गए हैं तो हमें तो फ्रीडम मिल ही जाएगी। बट दे वर कैप्चर्ड ऑन द वे, उनको पकड़ लिया गया रास्ते में ही। तो फॉर द प्लांटेशन वर्कर स्वराज मीन्स मूविंग फ्रीली। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, मूविंग फ्रीली, फ्रीली घूमना। क्यों, क्योंकि उनको फोर्सफुली बंद किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने ऑन द प्लांटेशन लैंड। तो दैट्स वाई दे वर नॉट फ्री। तो उनके लिए नॉन कॉपरेशन मीन्स कि मूविंग फ्रीली। तो दे फ्लू अवे फ्रॉम दैट प्लांटेशन लैंड एंड दे वेंट टू देयर होम। They protested against the Inland E-Migration Act in 1859 which prevented them from leaving the plantation without the permission। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने एक एक्ट स्टार्ट किया उन प्लांटेशन वर्कर्स ने, दैट वाज नोन एज इनलैंड ई माइग्रेशन एक्ट इन 1859, जिसका क्या मतलब था, प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम लीविंग द प्लांटेशन विदाउट द परमिशन। उनको विदाउट परमिशन उस लैंड से जाने के लिए परमिट होना, प्रिवेंट करना, बचाना। तो ईच ग्रुप इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे। इस तरह से हर एक ग्रुप ने अपने तरीके से उस स्वराज में, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। तो हेयर आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चन कि दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स। तो you will give me the answer only in the one sentence, but you have to read whole paragraph. Okay, so what is the problem of the plantation workers? अब हमारा towards सिविल डिसओबीडियंस की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था दैट इज़ लिमिटेड एंड देयर इमीडिएट लोकेलिटी। तो वाई द महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ स्लोली दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हर एक लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, बट आफ्टर सम टाइम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्लोड डाउन। वाई, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि दैट व्हेन द टीचर्स, लॉयर्स दे वर गेट बैक टू देयर सर्विसेज, देयर स्कूल्स, देयर कॉलेजेस, दैट्स वाई नॉन कॉपरेशन वर कॉल्ड ऑफ। और जितने भी प्लांटेशन ओनर्स, द वर्कर्स ऑफ द अवध, द ट्राइबल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, दे हैव प्रोटेस्टेड, बट ब्रिटिशर्स वर वेरी पावरफुल। तो दैट्स वाई इट वॉज कन्वर्टेड इनटू वायलेंस। जितने भी मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए ऑल वर कन्वर्टेड इनटू वायलेंस। दैट्स वाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ ऑल द मूवमेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। तो व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस? तो नॉन कॉपरेशन में क्या था कि एवरीथिंग वी हैव नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स, एंड सिविल डिसोबीडियंस मीन्स कि दैट ये यहाँ पर डिफरेंस भी है और ये डिफरेंस भी आता है एग्जाम में। द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो डिफरेंस इज दैट कि नॉन कॉपरेशन तो एवरीथिंग वॉज बायकॉटेड, बट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओनली द सिविल सर्विसेज, द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज वर बायकॉटेड बाय द पीपल। तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मीन इन फरवरी 1922 नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ 1920 में। सिविल डिसोबीडियंस वाज स्टार्टेड इन 1922। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। विड्रॉ मतलब कॉल्ड ऑफ, बंद कर देना, इन 1922 में। क्यों? बिकॉज इट वाज कन्वर्टेड इन द वायलेंस, क्योंकि वो वायलेंस में कन्वर्ट हो चुका था, है ना। तो मैनी लीडर्स सच एज C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास इन लोगों ने एक स्वराज पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की विद द हेल्प ऑफ द कांग्रेस पार्टी। वाई? बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट बैक इन द काउंसिल पॉलिटिक्स, क्योंकि वो उस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते थे, वोटिंग राइट्स वो चाहते थे। एंड देन यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एगिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। अब हमारे जो यंगर लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे प्रेस द रेडिकल्स। रेडिकल्स मीन्स वो लोग जो
इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे, बट विद द दे वर ऑल्सो हैप्पी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट दे वांटेड कि हमें क्या करना है, कुछ हमारी डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीट करे। तो विद द हेल्प ऑफ द रेडिकल्स, अब उन्होंने रेडिकल्स को प्रेशराइज किया कि वी शुड गेट आवर इंडिपेंडेंट, वी शुड गेट आवर फुल इंडिपेंडेंट। इट मीन्स संपूर्ण स्वराज वी वांट, हमें पूरा भारत चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स चाहिए ही नहीं अपने देश में। तो दैट ड्यूरिंग दैट टुवर्ड्स ये सारे सर्कमस्टांसेस जो थे ये किस तरफ जा रहे थे, ये जा रहे थे सिविल डिसोबीडियंस की तरफ, कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस दे स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ द संपूर्ण स्वराज, द फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, देन आफ्टर फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920, तो वो कौन से फैक्टर्स थे दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स ऑफ लेट 1920? इट मीन्स कि किस तरह से टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस हम गए। द फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर प्राइसेस collapsed after 1930 as the demand for agriculture goods fell and export decline. The first reason is that, अब civil disobedience की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं? The first reason is that कि agricultural prices collapsed after 1930, जो agriculture prices थे वो खत्म हो चुके थे 1930 के बाद, और डिमांड हो चुकी थी for agriculture goods fell and export decline. Agriculture goods were falling down and export decline, जो export हो रहा था from our country to other country, that was falling down. तो agriculture system बहुत ज़्यादा falling down हो चुका था during 1930. Then Simon Commission came to India. Simon Commission, this is also very important, the last paragraph of that topic towards this civil disobedience, that Simon, what was Simon Commission? Simon was the officer of the British government and he came India with 7 ब्रिटिश ऑफिसर्स इन पार्लियामेंट। और साइमन कमीशन का एक क्या एम था कि देयर वॉज नॉट एनी इंडियन मेंबर इन द गवर्नमेंट, इन द पार्लियामेंट, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई इंडियन लीडर नहीं था, कोई इंडियन मेंबर नहीं था। ऑल द 7 मेंबर्स वर बिलोंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वाज साइमन कमीशन। तो उसका भी बहुत विरोध हुआ, उसका भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ। तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टॉरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन टू लुक इनटू द डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट and suggest changes in the constitutional structure of India. जो साइमन कमीशन था, this commission came to India and this commission suggest कि Indian political system, Indian constitutional structure should be changed according to the British government, वो होना चाहिए। The commission arrived in India in 1928. Simon Commission was arrived India in 1928. The Congress protested against this commission. कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, क्यों? Because there was not any इंडियन मेंबर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल वर द ब्रिटिशर्स। तो सारे ब्रिटिशर्स थे, तो सब पॉलिसीज किसके फेवर में बनेंगी? ब्रिटिशर्स के फेवर में, नॉट फॉर द इंडियन फेवर, बिकॉज देयर वॉज नॉट एनी इंडियन मेंबर। दैट्स वाई कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट ऑफ दैट साइमन कमीशन एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ऑफ दैट साइमन कमीशन। तो इन December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore session of Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज का डिमांड स्टार्ट हो चुका था बाय द जवाहरलाल नेहरू इन द मीटिंग ऑफ द इन द मीटिंग व्हेन इट वाज हैपेंड इन लाहौर। एक मीटिंग हुई लाहौर में, लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस दैट फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। अब जवाहरलाल नेहरू ने पूरा अपना झंडा उठा लिया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, वी डोंट वांट एनी साइमन कमीशन इन इंडिया। और नारे लग गए पूरे देश में, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, because the people also did not want the Simon in India, because there was not any member from the Indian society, from the Indian Congress parties, those can take the decision for Indian people. That's why Congress party were against of the Simon Commission. फिर आपका स्टार्ट, तो हेयर आई विल आस्क वन क्वेश्चन कि राइट द ईयर व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड एंड साइमन केम इंडिया। कब आया साइमन भारत में और
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब से स्टार्ट हुआ? दीज आर द 2 क्वेश्चंस। अब आपके कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमारा सॉल्ट मार्च शुरू हो रहा है, तो सॉल्ट मार्च एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इट वॉज अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट प्रोटेस्ट अंडर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो व्हाट इज द सॉल्ट मार्च? It means कि Britishers imposed the taxes on the salt and it was the necessary thing, needful thing which was used by the lower class, upper class, middle class, poor, beggar, every person was using that thing, the salt, और उसी पर ही उनको टैक्स देना हो रहा था, है ना। तो इट मीन तो वो टैक्स अगर दे रहे थे तो महंगा हो गया सॉल्ट। तो महात्मा गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट ऑन द फर्स्ट टाइम। तो गांधी जी चूज सॉल्ट एज द मीडियम दैट कुड यूनाइट द नेशन अगेन एंड इज इट कंज्यूम्ड बाई ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो इफ़ द महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट प्रोटेस्ट, तो इट मीन्स कि एवरी पर्सन, दोज हु डिवाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स, इंडिया हिंदू और मुस्लिम्स में डिवाइड कर दिए गए थे, तो इट मीन्स दे कैन केम टुगेदर with the help of that salt march। तो क्या था salt march? The separate question come on that। The year of the salt march is that, उसे हम दांडी मार्च भी बोलते हैं क्योंकि पैदल पथ यात्रा की थी बाय द महात्मा गांधी। तो सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च बिगेन ऑन मार्च 12, 1930। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ हमारा सॉल्ट मार्च। And on 6th April 1930, Gandhi ji reached Dandi. Dandi is the name of the village in Gujarat and broke the salt law by boiling water and manufacturing salt। क्या किया महात्मा गांधी ने? उन्होंने पैदल यात्रा की from village Dandi to Gujarat, Sabarmati Ashram, and he broke the salt law। What he has done? He is taken out some salt from the boiling of water and he did not give any tax to the British officers। तो it means कि he was against of the salt march, thus it began the civil disobedience movement। अब क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। सॉल्ट, इट वॉज द लॉ मेड बाय द ब्रिटिशर्स कि सॉल्ट पर टैक्स देना है, तो इट मीन्स इट वॉज द सिविल सर्विस, ये सिविल सर्विस थी और उसको अगेंस्ट में महात्मा गांधी आए। इट मीन्स महात्मा गांधी डिड नॉट गिव द टैक्स व्हेन ही टेकन आउट द सॉल्ट फ्रॉम द बॉइलिंग ऑफ द वाटर। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, हाउ इट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू राइट इन योर फेयर कॉपी। तो इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज पीपल वर नाउ आस्क्ड not only to refuse cooperation but also a break colonial law। ये क्यों डिफरेंस है नॉन कॉपरेशन में से? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ना तो एक तो पीपल नॉट ओनली आस्क्ड अबाउट द रिफ्यूज कॉपरेशन को तो रिफ्यूज़ किया ही किया था, दे वर नॉट कॉपरेट द ब्रिटिशर्स, बट अगेन एज वेल एज दे ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। वो उन कॉलोनियल, इट मीन्स ब्रिटिशर्स के लॉज को ब्रेक भी कर रहे थे, तोड़ रहे थे। जैसे कि फर्स्टली महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, तो बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स हो रहा था, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस थे, ब्रेकिंग फॉरेस्ट लॉज था, वर इट्स मेन फीचर्स, एवरीथिंग वाज बाइकआउटेड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब ब्रिटिश तो चुप बैठने वाले थे नहीं, व्हाट दे हैव डन, दे स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ द ब्रूटल रिप्रेशन। इट मीन्स मारना लोगों को, लाठी चार्ज करना, गोलियां बरसा देना लोगों के ऊपर, जिससे कि लोग वायलेंट हो जाएं, क्योंकि महात्मा गांधी तो नॉन वायलेंस पर सब काम कर रहे थे, बट ब्रिटिशर्स का एम क्या था कि लोगों को डराओ, धमकाओ, मारो, कूटो, जेल में डाल दो, गोलियां बरसाओ, जिससे कि वो भी सेम थिंग करें हमारे लिए और वायलेंस हो जाए पूरे देश में और लोग डर जाएं मरने से एंड वो हमारे अगेंस्ट खड़े होना भूल जाएं। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड द पॉलिसी डिवाइड ऑफ रूल दैट डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड मैनी लीडर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जैसे ही
ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट किए गए. द होल कंट्री वर शोन दैट वायलेंस इन द कंट्री. दे हैव कैप्चर्ड द बिल्डिंग्स ऑफ द ब्रिटिशर्स. दे हैव बॉम्ब्ड ऑन द बिल्डिंग्स ऑन द ब्रिटिशर्स. बिल्डिंग्स पर बॉम्ब गिरा दिए, जला दिया बिल्डिंग्स को, पुलिस स्टेशंस को, गाड़ियों को जला दिया. रेलवे जो हमारी ट्रेन्स थी दैट वाज आल्सो लूटेड बाय द रेवोल्यूशनरीज. तो दैट इट मीन्स कि वायलेंस वाज क्रिएटेड इन द सिटी, इन द country when Mahatma Gandhi was arrested by the Britishers. So that Mahatma Gandhi also called off and stopped the civil disobedience movement. महात्मा गांधी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कॉल्ड ऑफ करना पड़ा. तो दैट वाज द रीजंस दैट महात्मा गांधी स्टार्टेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और एक गांधी इरविन पैक्ट स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने इन द जेल में ही. गांधी इरविन पैक्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि व्हाट वाज द सॉल्ट लॉ एंड व्हाट वाज द ईयर ऑफ द सॉल्ट लॉ. एक ही लाइन में आप मुझे बताएंगे सॉल्ट लॉ क्या था और उसका कौन सा ईयर था. सारे ईयर फर्स्ट पेज पर आपके लिखे होने चाहिए. तो गांधी इरविन पैक्ट क्या था कि ऑन 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन द वायसराय साइंड अ पैक्ट विद गांधी जी. ऑन मार्च 1931, ये सब जो आपके ईयर है ना 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं. वायसराय साइंड अ पैक्ट विद गांधी जी. व्हाट पैक्ट ही हैज साइंड? इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बट रिटर्न डिसअपॉइंटेड. सेकेंड राउंड टेबल इन 1931 में हुई लंदन में. गांधी जी ऑल्सो वेंट देयर to complete his demand but disappointed. He was very disappointed. His demand was not fulfilled and he come back. तो गांधी जी relaunched the civil disobedience movement और उन्होंने बोल दिया ब्रिटिशर से कि again I will start the civil disobedience movement, but by 1934 it lost its momentum. कि गांधी जी टोल्ड इन सेकेंड राउंड टेबल कि अगेन आई विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. क्यों? बिकॉज लॉर्ड इरविन ने 931 पर गांधी इरविन पैक्ट साइन किया और उसमें गांधी जी वॉज हैविंग द 11 डिमांड्स. बट in the second round table no one demand was completed. तो disappointed गांधी जी came back to India and he again started civil disobedience movement. अब again उन civil disobedience में क्या क्या हुआ that we will study tomorrow. That's all for today. You underline the things, read the topics carefully, and which you not understand you can ask me again. Which topic you not understand, personally you call me and I will explain that topic. Thank you.